तो हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 और हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया था। नाउ लेट्स कंटिन्यू। तो हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो हम सबको पता है कि रिसोर्सेज हमारे सर्वाइवल के लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो हमारी लाइफ की क्वालिटी को कितना ज़्यादा इफेक्ट करती है, इम्प्रूव करती है, मेंटेन रखती है। लोग क्या समझने लगते हैं कि रिसोर्सेज इन्वायरमेंट की तरफ से एक फ्री गिफ्ट है हमारे लिए और हम जितना चाहें उसे एक्सप्लॉइट करें, जितना चाहें उसे यूज़ करें। और इसके चक्कर में लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा ओवर यूटिलाइजेशन शुरू हो जाता है। और ऐसे में तीन प्रॉब्लम सामने आती है। क्या है वो? पहली, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल, यानी कुछ चंद लोगों के लालच को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज कम होना शुरू हो जाती हैं। सेकेंड, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, यानी कुछ चंद लोगों के हाथों में रिसोर्सेज सिमट के रह जाती हैं। और इससे सोसाइटी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, रिच एंड पुअर, हैव्स एंड हैव नॉट। थर्ड, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल क्राइसिस अराइज होते हैं। इकोलॉजिकल क्राइसिस यानी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। अब ये सब चीज़ें ना हों तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला कि रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी सबको इक्वल अमाउंट में रिसोर्सेज मिलनी चाहिए। इससे क्या होगा, लाइफ की सस्टेनेबल क्वालिटी बनी रहेगी और पूरे ग्लोब में पीस होगी, ग्लोबल पीस का माहौल बनेगा और हमारे प्लेनेट का जो फ्यूचर है वो भी डेंजर में नहीं होगा। और साथ साथ में रिसोर्सेज का सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस होता रहेगा, यानी फ्यूचर में भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी, ख़त्म नहीं हो जाएंगी। अब ये सब हम कैसे अचीव कर सकते हैं? अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को फॉलो करें। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? 8th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसे डेवलपमेंट करना कि उससे ना एनवायरनमेंट को कोई हार्म हो और साथ साथ में हमारे फ्यूचर जनरेशन की नीड्स पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को और एक्सपेंड करने के लिए एक समिट हुआ था, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। ये हुआ था जून 1992 में, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। समिट मतलब होता है कोई भी इंटरनेशनल मीटिंग, तो जहाँ पे सारे अलग अलग कंट्रीज़ के हेड्स आके मीटिंग करते हैं, उसे हम कहते हैं समिट। तो ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था और यहाँ पे मोर देन 100 हेड्स आए थे अलग अलग कंट्रीज़ के। किस प्रॉब्लम को एड्रेस करने? इन्वायरमेंट से रिलेटेड अर्जेंट प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने। और यहाँ पर ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया गया था और एजेंडा 21 को भी अडॉप्ट किया गया था, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है 21st सेंचुरी में। अब एजेंडा 21 के बारे में हम थोड़ा और पढ़ते हैं। तो ये एजेंडा 21 जो है ये कब निकल के आया? रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के टाइम पे। और इसका दूसरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसका रियो डी जेनेरियो का ये दूसरा नाम है, इस नाम से भी उसे बुला सकते हैं हम, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट को। तो UNCED, कंफ्यूज नहीं होना, ये रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट का ही बोल रहे हैं। ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। और यहाँ पे जो एजेंडा 21 है ये निकल के आया था। एजेंडा 21 एम करता है कि इन्वायरमेंटल डैमेजेस, पॉवर्टी, डिजीजेस, इन सब टॉपिक्स को लिया जाएगा और पूरे ग्लोबल कॉपरेशन के साथ इन सब चीज़ों को टैकल किया जाएगा। इसके साथ साथ एक जो मेजर पॉइंट है एजेंडा 21 का वो ये है कि हर लोकल गवर्नमेंट को अपना खुद का एजेंडा 21 ड्रॉ करना पड़ेगा। अब हम आते हैं रिसोर्स प्लानिंग पे। तो हम जानते हैं कि हमारी कंट्री कितनी वास्ट है, ठीक है। 28 स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में और 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की एरिया वाइज। तो इतनी बड़ी कंट्री में रिसोर्सेज भी अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग होती होंगी, है ना। ऐसा तो है नहीं ना कि हर स्टेट में हर टाइप की रिसोर्सेज अवेलेबल है। कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जो सेल्फ सफिशिएंट है और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास बेसिक नीड्स भी नहीं होंगी, बेसिक रिसोर्सेज जो है वो भी नहीं हो शायद, है ना। जैसे राजस्थान और गुजरात के कुछ एरियाज, क्योंकि ये ड्राई रीजन्स हैं, एरिड रीजन्स हैं, तो यहाँ पे वाटर का थोड़ा शॉर्टेज होता है ना। तो अब हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसने कैनल्स बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, जिससे कि इन एरियाज़ में भी पानी पहुँच सके। तो क्या किया गवर्नमेंट ने, दूसरे एरियाज़ के पानी को इधर चैनल कर दिया, है ना, कैनल्स के थ्रू, और यहाँ पे पानी आने लगा। तो कैसे किया ये रिसोर्स प्लानिंग की वजह से किया। वो हम पढ़ते हैं कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है। तो इसके 3 स्टेजेस हैं इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग के।
पहला है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन से रीजन में कौन सी रिसोर्सेज मिल रही हैं हमें। अभी आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, सर्वे किए जाते हैं, मैपिंग की जाती है, और उस रिसोर्स की कौन सी क्वालिटी में मिल रही है, कितनी क्वांटिटी में मिल रही है, ये सब चीज़ों का एस्टिमेट निकाला जाता है। सेकंड क्या होता है, अब ये सब तो पता चल गया हमें कि किस एरिया में कौन सी रिसोर्स मिल रही है। अब हमें एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं, क्या क्या स्किल्स चाहिए होंगी, क्या क्या इंस्टीट्यूशनल सेटअप चाहिए हमें, जिससे कि हम इस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करके फिर बाकी एरियाज़ में हम इसको सप्लाई कर सकें। मतलब रिसोर्स प्लानिंग के लिए हमें क्या क्या टूल्स चाहिए होंगे, ये सब देखा जाता है और फिर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग हो गई, अब रिसोर्सेज को शेयर किया जा रहा है। थर्ड किया जाएगा, अब हम रिसोर्स को क्यों कर रहे हैं, प्लानिंग क्यों कर रहे हैं, जिससे कि हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो, है ना, पूरी कंट्री एक साथ ग्रो करे, इसलिए तो सारे एरियाज़ में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं। तो अब मैच किया जाएगा कि ये जो रिसोर्स प्लानिंग जब हम कर रहे हैं, क्या ये सफिशिएंट है ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से, अगर हम देखें तो इन चीज़ों को क्रॉस चेक किया जाता है। ये हो गए 3 फेजेस जिसमें रिसोर्स प्लानिंग होती है इंडिया में। और हमारे देश में रिसोर्स प्लानिंग होती आ रही है फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस था, ठीक है, तब से हमारे देश में रिसोर्स प्लानिंग होती आ रही है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि क्या सिर्फ रिसोर्स होने से ये गारंटी मिल जाएगी कि वो जो एरिया जिसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं वो प्रॉस्पर करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। रिसोर्सेज होने के साथ साथ वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, ठीक है। जब तक टेक्नोलॉजी या इंस्टीट्यूट्स नहीं होंगे तो रिसोर्सेज का कोई यूज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम फ़ोन और कंप्यूटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। किसी गांव में फ़ोन और कंप्यूटर हमने सप्लाई कर दिए, सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है, घर घर पे कंप्यूटर, घर घर पे फ़ोन दे दिए, पर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आती नहीं, तो बताइए कुछ यूज़ होगा इन कंप्यूटर्स का? ये तो चार्ज ही नहीं हो पाएंगे, यूज़ नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे ही रिसोर्सेज है, रिसोर्स तो दे दी तुमने पर टेक्नोलॉजी नहीं दी, इंस्टीट्यूट नहीं दिया, तो क्या यूज़ है इसका? तो ये हमने पढ़ लिया कि रिसोर्स के साथ साथ वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशंस भी होने चाहिए, तभी डेवलपमेंट को हम गारंटी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पे। अभी हमने पढ़ा कि अगर हम रिसोर्सेज का इरेशनल कंजम्पशन करेंगे, ठीक है, उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पढ़ा ना हमने, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं कितनी सारी। इसलिए ज़रूरी है कि हम रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा जुडिशियली यूज़ करें, उनका इरेशनल कंजप्शन, ओवर यूटिलाइजेशन ना करें। इवन गांधी जी ने भी इस बात को पॉइंट आउट किया था कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। यानी सबकी ज़रूरतों को पूरा कर दिया जाए, इतना तो इस अर्थ पे है, पर किसी एक इंसान की भी लालच को पूरा करा जाए, इतना नहीं है।